हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं पॉलीमर्स वन शॉर्ट वीडियो को। पॉलीमर्स क्या रहते हैं? हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस रहते हैं कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस है, कंसिस्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो कि डिराइव होती हैं फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स से। और ये सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन करता है टू गिव पॉलीमर आर कॉल्ड मोनोमर्स। और इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को हमने क्या कह दिया? मोनोमर्स कह दिया, जिनको कंबाइन करके पॉलीमर फॉर्म होता है। पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर मास कहाँ से कहाँ तक होता है? ऑर्डर 10⁻³ टू 10⁻7 म्यू। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स, एक्सप्लेन। जितने भी हमारे पॉलीमर्स हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो पॉलीमर्स नहीं हैं। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा पॉलीमर्स है उसमें रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ 1000 ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो 1000 ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मिला करके एक मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाना जरूरी थोड़ी ना है उसमें आइडेंटिकल या सेम टाइप ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स हो। ठीक है, या बार बार जो एक मोनोमर लिया है वो बार बार कुछ देर बाद रिपीट होता रहे, तो ऐसा है। तो डज नॉट हैव रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है लिपिड्स। लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट नॉट पॉलीमर। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ मैक्रोमोलिक्यूल का? लिपिड। ये मैक्रोमोलिक्यूल तो है लेकिन ये पॉलीमर नहीं है, क्योंकि ये बनता है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्लस फैटी एसिड से। तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, 3 फैटी एसिड्स होते हैं अलग अलग तरह के, जो कि बिल्ड करते हैं लॉन्ग चेन थ्रू केमिकल रिएक्शंस लाइक डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर जो ये चेन को बिल्ड करते हैं, जो लॉन्ग चेन जो बनती है वो बनती है बाय केमिकल रिएक्शंस लाइक डिहाइड्रेशन। जबकि जो हमारे पॉलीमर्स हैं वहाँ पे मोनोमर खुद एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, लिंक करते हैं, और वहाँ पे उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के थ्रू लॉन्ग चेन बन रही है, तो इस वजह से ये क्या हुआ? मैक्रोमोलिक्यूल हुआ, लेकिन पॉलीमर नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारे क्या हैं? ये दोनों हैं, मैक्रोमोलिक्यूल भी हैं और पॉलीमर भी हैं, क्योंकि ये बड़े भी हैं और इनमें रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स हो गए। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की। नंबर ऑफ मोनोमर और रिपीटिंग यूनिट्स इन द पॉलीमर चेन। कितने नंबर ऑफ मोनोमर या फिर आप कहें रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स प्रेजेंट हैं किसी पॉलीमर में, वो बताता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। जितनी ज़्यादा मोनोमर होंगे, जितने ज़्यादा रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स होगी, उतना ही ज़्यादा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, ऑलिगोमर्स लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है वो लो होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑलिगोमर्स। ऑलिगोमर्स हुए जहाँ पे 2 या 3 मोनोमर कंबाइन करते हैं, जैसे कि डाइमर फॉर्म करते हैं, ट्राइमर, टेट्रामर। तो यहाँ पर जो मोनोमर का नंबर है उसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते हैं, इनको हमने बोल दिया ऑलिगोमर्स। तो लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को शो करते हैं। होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स मीन्स आइडेंटिकल टाइप ऑफ यहाँ पे हमें मोनोमर देखने को मिलता है, मतलब कि सेम टाइप ऑफ मोनोमर होगा, जैसे कि पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीस्टायरीन एक्सेट्रा। पॉलीइथिलीन है हमारे पास एग्जाम्पल, तो यह है इथिलीन मोनोमर जो कि पॉलीमराइज करेगा और हमारे पास पॉलीइथिलीन को फॉर्म कर देगा। अब कोपॉलीमर हुए मतलब कि 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास मोनोमर कंबाइन करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर कंबाइन करेंगे। तो इसका एग्जांपल है नाइलॉन 6,6, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट क्या रहते हैं? मोनोमर रहते हैं, जैसे कि हेक्सा मिथाइल डाई अमीन और एटीपिक एसिड। हेक्सा 6 मिथाइल, मिथाइल डाई अमीन। एटीपिक एसिड मीन्स यहाँ पर 2 क्या लगे हैं? एसिटिक एसिड लगे हैं। तो यहाँ से एक H और यहाँ से OH निकल के वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं। n नंबर ऑफ हेक्सामिथाइल डाइअमीन है, n नंबर ऑफ एडीपिक एसिड, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? पॉलीमर बना रहे हैं। तो पॉलीमर के लिए बहुत सारे हमें मोनोमर चाहिए, तो हमारा इस तरह से ये कंबाइन हो जाता है। यहाँ पर NH, इसके साथ बॉन्ड बन गया CO का, और ये N मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बाहर निकल गए। नाइलॉन 6,6 को पॉलीमर, इसको हमने बोला नाइलॉन 6,6 इसलिए बोला क्योंकि इसके जो दोनों ही मोनोमर हैं, हेक्सामिथाइल डाइअमीन और एडीपिक एसिड, इसमें 6 कार्बन देखने को मिलती हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स देखते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन है नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। तो नेचुरल कौन से हुए? ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, इनको हम ऑब्टेन करते हैं। और इससे में एग्जांपल आ जाता है नेचुरल रबर, जिसको हम लेटेक्स ऑफ रबर टी से ऑब्टेन करते हैं। तो आइसोप्रेन
ठीक है। तो आइसोप्रेन है, जब बहुत सारे आइसोप्रेन मिल जाएंगे तो पॉली आइसोप्रेन को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गई, पॉलीमराइजेशन हो गई आइसोप्रेन की और पॉली आइसोप्रेन हमारे पास बन जाएगा। तो आइसोप्रेन का जो IUPAC नेम है वो है 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइईन। ठीक है। तो 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल लगा है और 1 और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो इसलिए बोला 1,3-डाइईन और 4 कार्बन है तो ब्यूटा। ठीक है, पॉलीआइसोप्रीन। और इसका एग्जाम्पल है प्रोटीन, स्टार्च एक्सेट्रा। ये क्या है, हमारे नेचुरल क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। और जो हमारे सिंथेटिक आ गए जो कि लेबोरेटरीज में बनते हैं और मैन मेड होते हैं, उनको बोलते हैं सिंथेटिक। इसमें एग्जांपल आ जाता है पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, सिंथेटिक रबर, बेकेलेट। तो PVC पाइप्स बनाने के काम आता है टेफ्लॉन, स्ट्रेटनर बनाने के काम आता है सिंथेटिक रबर, टायर्स बनाने के काम आते हैं, और ये स्विचेस बनाने के काम आता है बेकेलेट। ठीक है, तो अगर आप इनका यूज भी लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम्पल पक्का लिखना है, इसलिए आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर। थर्ड आ गया सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मीन्स मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम नेचर। ज़्यादातर वो नेचर से, मोस्टली हम इसको डिराइव करते हैं नेचर से, लेकिन इसकी हम सम काइंड ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशन कर देंगे। इसका एग्जांपल है वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर किसका एग्जांपल हुआ, मतलब कि पहले नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर में हम कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं केमिकल, जिसकी वजह से वो वल्केनाइज्ड रबर बन जाता है और ज़्यादा यूज़ में हम उसको ला सकते हैं। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एनहांस कर देते हैं बाय हम केमिकल मॉडिफिकेशन से। और गन कॉटन मेकिंग एक्सप्लोसिव्स बनाने के ये काम आता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमारे पास 3 है, लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच्ड पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो लीनियर मीन्स मोनोमरिक यूनिट लिंक करेगी एक दूसरे के साथ और एक लॉन्ग और लीनियर चेन को फॉर्म करेंगी। तो लीनियर होगी मतलब कि वेल पैक हो जाएगी, क्योंकि उसमें लीनियर है, सीधी चेन है, कोई ऊपर नीचे ब्रांचेस नहीं है, तो आराम से अच्छे से वेल पैक होगी। इस वजह से इसकी डेंसिटी भी हाई रहेगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी होगी, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, इसमें एग्जांपल है नायलॉन 6,6, पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में जिस तरह से यहाँ पर CN लगा है, साइनाइड लगा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में यहाँ पर Cl लग जाएगा। ठीक है, इतना सा डिफरेंट है PVC और PAN। बस सेकेंड टाइप branched polymers. Branch chain polymers, the monomers are joined to form long chains with side chains और branched of varying lengths। मतलब कि एक long chain तो बनेगी ही, लेकिन ब्रांचेस भी बनेंगी वेरिंग लेंथ की। ठीक है, साइड चेन्स भी होंगी और ब्रांचेस भी होंगी वेरिंग लेंथ की। तो इस वजह से ये इरेगुलरली पैक्ड होते हैं। इस तरह से ब्रांचेस होंगी तो ये इरेगुलरली पैक होंगे, इस वजह से इनका लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी लो हो जाएगी और डेंसिटी भी इसकी कम रहेगी। इसके एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन, स्टार्च एक्सेट्रा। ठीक है, थर्ड वन आ गया हमारे पास क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। द मोनोमरिक यूनिट्स टू फॉर्म अ 3-डायमेंशनल नेटवर्क। यहाँ पर मोनोमरिक यूनिट्स कंबाइन करती हैं टू फॉर्म 3-डायमेंशनल नेटवर्क। ड्यू टू क्रॉस लिंकेज बिकम हार्ड, रिजिड, ब्रिटल एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब क्रॉस लिंकिंग हो गई, यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग की वजह से ये क्या बन जाते हैं, हार्ड बन जाते हैं, रिजिड बन जाते हैं, ब्रिटल बन जाते हैं। क्योंकि ये जो क्रॉस लिंकिंग के दौरान, क्रॉस लिंकिंग का ये जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है क्रॉस लिंकिंग में। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट पे इनका हाई हो जाता है। एग्जाम्पल है बेकेलाइट, मेलेमाइन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। बेकेलाइट को हम क्या बोलते हैं, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बोलते हैं। तो यहाँ पर बेकेलाइट का मैंने स्ट्रक्चर बताया है, तो इस तरह से ये क्या बन गए, नेटवर्क बन गए, क्रॉस लिंकेजेस आपको देखने को मिल रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड अपॉन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर हमारी किस तरह की क्लासिफिकेशन है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, इलास्टिसिटी हो गई, टफनेस हो गई, ये सारी किस पर डिपेंड करती है, ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर ये क्या करती है, डिपेंड करती है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्टिंग इन दीज मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर, और इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, वैन डर वाल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस इनमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इनका मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल। मतलब कि जितना बड़ा हमारा पॉलीमर होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा मोनोमर्स होंगे और उन मोनोमर्स के बीच में उतनी ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, बड़ा मॉलिक्यूल है तो मतलब कि मोनोमर्स भी उतने बहुत सारे होंगे, मोनोमर ज़्यादा है मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहाँ पर ज़्यादा है। तो
तो ये डिपेंड करती है, इसका जो फिर स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करेगी, सरफेस एरिया पर। अगर छोटी सी चेन होगी पॉलीमर की तो उसमें मोनोमर भी बहुत कम होंगे और इन मोनोमर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत ही कम रहेंगी, क्योंकि बहुत कम है तो इस वजह से उसका मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा। तो देयरफॉर लॉन्ग इज द चेन, मोर सरफेस एरिया, स्ट्रॉन्गर इज द इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें हमारे इलास्टोमर्स आ गए। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलती हैं। एज अ रिजल्ट इलास्टोमर्स आर फ्लेक्सिबल पॉलीमर एंड हैव रबर लाइक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये क्या रहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक रहेंगे। इलास्टोमर से आपको पता चल रहा है, इसलिए इनका क्या है, रबर लाइक कैरेक्टर है। नेचुरल रबर इसका एग्जाम्पल है। नेचुरल रबर में रैंडमली क्वाइल्ड पॉलीमर चेन्स पाई जाती हैं हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ क्रॉस लिंकेजेस। बहुत ही कम क्रॉस लिंकेजेस होती हैं लेकिन होती हैं। ठीक है, और क्वाइल्ड पॉलीमर चेन्स होती हैं। इस तरह से आप देख रहे हो कि क्वाइल्ड होगा, स्प्रिंग आपने देखा है क्वाइल्ड होता है। जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो ये इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगा और दोबारा से अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। लेकिन अगर इसको ज़्यादा ही करेंगे तो ये ब्रेक भी हो जाता है। वैसा ही कुछ होता है नेचुरल रबर के साथ। इसकी पुअर इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, अगर आप इसको स्लाइटली हीट कर देते हो तो ये सॉफ्ट बन जाता है, स्टिकी बन जाता है और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है ऑन स्ट्रेचिंग। ठीक है, नेचुरल रबर हैज पुअर इलास्टिसिटी। अब इस चीज़ को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशन के साथ। बट ऑन हीटिंग नेचुरल रबर विद 3 to 5% सल्फर। अगर हम इसको 3 to 5% सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं नेचुरल रबर को, इट बिकम्स नॉन स्टिकी एंड मोर इलास्टिक। ये नॉन स्टिकी बन जाता है और मोर इलास्टिक बन जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर बोला। तो सल्फर ने वहां पर क्या कर दिया, क्रॉस लिंक्स को और भी ज़्यादा क्रॉस लिंक्स वहां पे ऐड कर दिए। क्रॉस लिंक्स बढ़ जाएंगे मतलब कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो गया, इसमें मॉडिफिकेशन की और इसकी इलास्टिसिटी बढ़ गई। इसका एग्जाम्पल है ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन एक्सेट्रा। ठीक है, सेकंड आ गया फाइबर्स। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं फाइबर्स में। इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन किस में होगी, पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल में, और पॉलिएस्टर्स में क्या रहती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉलीअमाइड्स में पाई जाती है। पॉलीअमाइड्स किसको बोला, नाइलॉन्स को बोला। तो जैसे कि नाइलॉन 6 का मैंने यहाँ पे आपको बताया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम O और ये है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, क्लोजली पैक हो जाता है। क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे अब ये, और भी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इसमें क्रिस्टलाइन नेचर इम्पार्ट हो जाता है। क्रिस्टलाइन नेचर इसमें क्या हो जाएगा, इम्पार्ट हो जाएगा, जिस वजह से इलास्टिसिटी कम हो जाएगी और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मतलब कि अब ये एक तरह से क्रिस्टल की तरह बिहेव हो गया। क्रिस्टलाइन से आपको पता चल रहा होगा कि क्रिस्टल मीन्स इसकी इलास्टिसिटी कम हो गई। थर्मोप्लास्टिक्स, तो थर्ड टाइप है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक्स, आर द पॉलीमर्स विच गेट्स सॉफ्टनड ऑन हीटिंग एंड आर हार्डनड ऑन कूलिंग विद लिटिल चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज। तो मतलब कि जब ये क्या कर जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं जब हम इनको हीट करते हैं, और हार्ड हो जाते हैं जब ये कूल डाउन हो जाते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक्स आर टफ, हैव रीजनेबल स्ट्रेंथ, सम फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू रिटेन देयर शेप। मतलब कि एक तरह से इनके पास टफनेस भी है, रीजनेबल टफ भी है, ये स्ट्रेंथ भी है इनके पास, और कुछ टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एंड एबिलिटी टू रिगेन देयर शेप। तो एक तरह से ये दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स की तरह इनमें स्ट्रेंथ भी है और इलास्टोमर्स की तरह इनमें इलास्टिसिटी भी है। तो क्रॉस लिंक्स अब्सेंट होते हैं इनमें। ठीक है, लीनियर चेन फॉर्म होती है, इस वजह से ये क्या करते हैं, ऑन हीटिंग सॉफ्टनिंग अकर्स, मूव फ्रीली। सॉफ्टनिंग हो जाती है हीटिंग के दौरान और बहुत ही ज़्यादा फ्रीली ये मूव करना शुरू कर देते हैं। और वो फ्लूइड जो बन जाता है, फ्रीली मूव करेंगे तो फ्लूइड बन जाएगा, वो वाला फ्लूइड क्या हो जाता है, उसको हम किसी भी मोल्ड में डिजायर्ड शेप दे देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन एक्सेट्रा। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ठीक है, फोर्थ टाइप, exist initially as liquids but on heating undergoes a reaction to form a solid.
ऐसे तो ये मतलब कि नॉर्मली अगर हम इनको देखें तो एज अ लिक्विड की तरह ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हीटिंग में क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऑन हीटिंग दे अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलीमर चेन्स टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, हीटिंग के दौरान क्या हो जाता है, जो इनकी जो पॉलीमर चेन्स होती हैं उनमें एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म हो जाएगा और हार्ड बन जाते हैं ये। उस क्रॉस लिंकिंग की वजह से इनफ्यूजिबल कैन नॉट बी रीयूज्ड, रिजिड होते हैं। तो मतलब कि हार्ड हो गए तो अगर एक बार टूट गए तो टूट गए, दोबारा इनको हम यूज़ नहीं कर सकते, रीयूज़ नहीं हो सकते ये। ठीक है, इसका एग्जांपल है बेकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एक्सेट्रा। ओके, फोर्थ आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ सिंथेसिस के मोड पर। एडिशन पॉलीमर्स आ गए हमारे पास। सबसे पहले डायरेक्ट एडिशन होती है मोनोमर की, कोई भी एलिमिनेशन नहीं होती किसी भी बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की। ठीक है, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, कोई भी यहाँ पर बाहर एलिमिनेट नहीं होता, सिंपल एडिशन होगी। जैसे कि विनाइल क्लोराइड आ गया, तो विनाइल क्लोराइड है, मोनोमर है, पॉलीमराइजेशन हुई, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया, टेफ्लॉन बन गया हमारे पास यहाँ पर, स्टायरीन है, पॉलीस्टायरीन बन गया। ठीक है, सिंपल एडिशन होती है यहाँ पर। सेकंड है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर्स मीन्स यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मोनोमर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स कंबाइन करते हैं और यहाँ पर एलिमिनेशन होती है सिंपल मॉलिक्यूल्स की, लाइक वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, अल्कोहल एक्सेट्रा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, नायलॉन। इसका एग्जाम्पल है नायलॉन 66। जैसा कि हमने पीछे देखा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और ऊपर से ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन हो रही है बाय प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की, जो कि वाटर है। दूसरा कोपॉलीमर भी है, क्योंकि 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें मोनोमर है, हेक्सामिथाइल डाइअमीन और एडिपिक एसिड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एक्सेट्रा। मोनोमर्स हैव बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पर जो मोनोमर होते हैं वो बाई और ट्राई फंक्शनल रहते हैं, बाई फंक्शनल होते हैं और ट्राई फंक्शनल होते हैं। आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है ये। थर्ड है पॉलीमर फॉर्म्ड बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमर्स। रिंग ओपनिंग से आपको पता चल जाएगा कि रिंग होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो वो ओपन कैसे होगा, कैटालिटिक क्लीवेज के थ्रू वो क्या हो जाएगा, रिंग ओपन हो जाएगा, फॉलोड बाय पॉलीमराइजेशन। जैसे ही रिंग ओपन हुआ मतलब कि एक सीधी चेन बन गई, तो वो क्या करेगी, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देगी टू प्रोड्यूस हाई मॉलिक्यूलर मास पॉलीमर्स। इसमें एग्जांपल है कैप्रोलैक्टम पॉलीमराइजेस टू प्रोड्यूस नायलॉन 6। तो कैप्रोलैक्टम पॉलीमराइज कर जाता है टू प्रोड्यूस नायलॉन 6, मतलब कि कैप्रोलैक्टम पहले रिंग की तरह होता है, फिर इसकी कैटालिटिक क्लीवेज हो जाती है और उसके बाद ये नायलॉन 6 को फॉर्म कर देता है। ये है कैप्रोलैक्टम, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में यहाँ पर क्लीवेज होगी और नायलॉन 6 हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये है ट्राईऑक्सेन कैटलिस्ट होगा यहाँ पर और ये बना देगा पॉलीफॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, CH2ON, N मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, पॉलीमर है तो N नंबर बहुत सारे मोनोमर्स को मिला करके बना है। मॉलिकुलर फोर्सेज एंड बॉन्डिंग इन पॉलीमर्स। तो इसमें मॉलिकुलर फोर्सेज में प्राइमरी फोर्सेज होती हैं और एक सेकेंडरी फोर्सेज होती हैं। जो प्राइमरी फोर्सेज होती हैं वो होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑल्सो ज्वाइन पॉलीमर्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, जैसा कि अभी हमने देखा पीछे कि डिफरेंट पॉइंट्स पर भी ये पॉलीमर को ज्वाइन करती हैं। तो डिफरेंट पॉइंट पर कहाँ पर, जहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग के दौरान भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है, मैंने आपको बताया। सच लिंकेजेस आर कॉल्ड क्रॉस लिंकिंग, पॉलीमराइजेशन मॉलिक्यूल कैन नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर। तो अब क्या होगा, पॉलीमर का मॉलिक्यूल आसानी से स्लाइड नहीं करेगा एक दूसरे के ऊपर, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। मटेरियल टफर एंड लेस फ्लेक्सिबल, मटेरियल टफ हो जाएगा और लेस फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अब वाई वीक सेकेंडरी फोर्सेज, वीक सेकेंडरी फोर्सेज इन कंपेरिजन टू प्राइमरी फोर्सेज बोल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीक सेकेंडरी फोर्सेस इसलिए बोला क्योंकि इनका कंपैरिजन प्राइमरी फोर्सेस से कर रहे हैं। हालांकि वीक सेकेंडरी फोर्सेस में हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगी, वेंडर वॉल होती है बहुत ज़्यादा वीक, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो वेंडर वॉल फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आपको अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से इनकी डिपेंड करती है, हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा इन फोर्सेज का मैग्नीट्यूड रहेगा। ओके, इसमें एग्जांपल है पॉलीइथिलीन
पॉलीइथिलीन इसलिए क्योंकि पॉलीइथिलीन में वैसे तो वैन डर वाल फोर्सेस पाई जाती है, सेकेंडरी फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा वीक वाली हैं इसमें, वैन डर वाल फोर्सेस, लेकिन यहाँ पर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इनका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मतलब कि ये क्या बना देगी, उस पॉलीमर को स्ट्रॉन्ग बना देगी। तो इस वजह से ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के काम आता है। एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन मीन्स डायरेक्ट एडिशन हो जाएगी मोनोमर की विदाउट एलिमिनेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। चेन ग्रोथ किस लिए कहा, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू इंक्रीज इन चेन लेंथ। सीरीज ऑफ रिएक्शन होगी जिसकी वजह से चेन लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए रहता है, इनिशिएटर, विच में भी फ्री रेडिकल, कैटायन और एनायन। फ्री रेडिकल हो सकता है, कैटायन एनायन कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल को हम देखते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या रहता है, ग्रोइंग चेन हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एट इट्स एंड, ठीक है। तो ग्रोइंग चेन जो होगी वहां पर उसके एंड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल साइट बोलते हैं। वो रेडिकल साइट अटैक करती है अनसैचुरेटेड मोनोमर पर, ठीक है। मोनोमर होगा हमारे पास, रेडिकल है, रेडिकल मोनोमर पर अटैक करेगा, ठीक है। तो उसके साथ मोनोमर के साथ ज्वाइन हो जाएगा। अब वो वाला रेडिकल किसके ऊपर आ गया, मोनोमर के ऊपर आ गया। अब वो मोनोमर दोबारा दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से जो रेडिकल है वो शिफ्ट हो जाता है मोनोमर टू मोनोमर और एक लॉन्ग चेन बनती जाती है, ठीक है। इनिशिएटर कौन से होते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के लिए, इनिशिएटर आपको पता होंगे तो आप किसी भी इनिशिएटर के साथ, किसी भी मोनोमर के साथ कोई भी आप इनिशिएटर ले सकते हो, कोई भी मोनोमर, और आप मैकेनिज्म शो कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि मैकेनिज्म शो करिए, लेकिन कई बार हो जाता है कि आपको पर्टिकुलर कोई इनिशिएटर दे दिया या मोनोमर दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो परऑक्साइड्स हैं हमारे पास, परऑक्साइड्स टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, होमोलिटिक लिवेज हो जाएगी, होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। 373 to 423 केल्विन पर ये होता है और दो रेडिकल बन जाएंगे, एक ये, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा, तो दो रेडिकल यहाँ पर बन गए इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या बोला, टर्शरी ऑक्साइड रेडिकल। और बेंजोइल रेडिकल भी हमारे पास फॉर्म होता है। बेंजोइल रेडिकल भी इसी तरह से होगा, जैसे इस तरह से है, यहाँ पर भी एक और O होगा और इसी तरह से आगे होगा। तो मैंने डायरेक्ट बताया है जिस तरह से यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो ये 323 केल्विन पर बनता है। एजो कंपाउंड्स, एजो आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल होता है हमारे पास, और वहाँ से ये बनता है हमारे पास आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल रेडिकल। 353 केल्विन पर ये बनता है, ये है, ठीक है। दो बने हैं, दो रेडिकल फॉर्म हुआ और N2 अलग से निकल गया है। फोटो इनिशिएटर्स मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में भी ये बिहेव करते हैं। तो डाइसल्फाइड और ये बन गया हमारे पास, दो रेडिकल यहाँ पर जनरेट। यहाँ पर जो मोनोमर्स होते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के, वो रहते हैं इथिलीन, विनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरोइथिलीन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये है मोनोमर फ्री रेडिकल के। मैकेनिज्म किस तरह से रहता है, सबसे पहले रेडिकल जनरेशन होगी। तो रेडिकल जनरेशन जैसे कि हमने बेंजोइल रेडिकल हमारे पास बन गया है, ठीक है। बेंजोइल परऑक्साइड था, तो 323 केल्विन पर यहाँ पर होमोलिटिक फिजन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दो हमारे पास रेडिकल जनरेट हो गए, जो कि हमने यहाँ पर शो किए हुए हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ऑड नंबर रह जाता है, रेडिकल एक तो है और चार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब कि 5 हो गए टोटल, तो ऑड नंबर आ गया 5। तो इसको ऑड नंबर रख नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पर भी फर्दर फिजन हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये वाला रेडिकल जनरेट हो जाता है और ये वाला जो रेडिकल है ये कार्बन के पास आ जाता है। तो यहाँ पर दो बन के हमारे पास फिनाइल, ठीक है। दो हमारे पास ये बन गए रेडिकल C6H5, और ये जो रेडिकल यहाँ पर था ये और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना देंगे यहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग से निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा ये, और 266H5 रेडिकल हमारे पास रह जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग से निकल जाएगी। अब चेन इनिशिएशन में क्या हो जाएगा, अब ये जो रेडिकल है इसमें से एक रेडिकल को हम ले लेंगे, दो है, एक हमने ले लिया, इसको हम मोनोमर के साथ इनिशिएट करें, क्योंकि हमने देखा कि रेडिकल क्या करता है, मोनोमर को अटैक करता है। तो मोनोमर हमने ले लिया इथिलीन, ठीक है। इस तरह से इसने अटैक किया, यहाँ पर हमारे पास ये चेन बन गई, तो ये रेडिकल यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये वाला बॉन्ड बना, ब्रेक हुआ, ये एक इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। एक इसके पास आ गया रेडिकल
और यहाँ पर ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था इसने दोनों के साथ बॉन्ड फॉर्म कर दिया। अब आगे चेन प्रोपेगेट होती रहेगी, इसी तरह से मोनोमर आते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे और रेडिकल आगे से आगे शिफ्ट होता जाएगा। चेन टर्मिनेशन हो जाएगी, बाय कपलिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो बाय कपलिंग में क्या हुआ, हमारे पास 2 बने थे C6H5। ठीक है, तो एक का तो हमने बता दिया कि इस तरह से रिएक्शन हुई, तो जो दूसरे वाला है जब वो भी इसी स्टेज पर आ जाएगा तब हम उन दोनों की कपलिंग करवा देंगे। ठीक है, कपलिंग इस तरह से हो जाएगी, दोनों चेन को हम इस तरह से रख लेंगे, तो यहाँ पर भी एक रेडिकल होगा, यहाँ पर भी, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो मतलब कि चेन टर्मिनेट हो गई। अब ये दोबारा ग्रो नहीं करेगी क्योंकि प्रोपिगेट ही होती जा रही थी, तो इसको टर्मिनेट भी तो करना है, रोकना भी तो है चेन को, तो इसलिए चेन टर्मिनेशन की बाय कपलिंग। डिसप्रोपोर्शनेशन से भी हो जाती है। डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या हो जाएगा, इस तरह से होगी, रेडिकल होगा और यहाँ पर दूसरी चेन है, रेडिकल है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो ये वाला बॉन्ड है इस कार्बन का, ये ब्रेक हो जाता है, होमोलिटिक फ्यूजन हो जाता है, ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर भी एक रेडिकल जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इसके साथ ये जुड़ गया तो ये क्या बन गया, सैचुरेटेड बन गया, इस तरह से ये क्या बन गया, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, यहाँ पर, और ये जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल दोनों आपस में बॉन्ड बना देंगे और ये अनसैचुरेटेड क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बाय चेन ट्रांसफर हो जाता है, ब्रांच्ड पॉलीमर हमारे पास यहाँ पर बन जाता है, ब्रांचेस बन जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर रेडिकल है तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और यहाँ पर रेडिकल जनरेट हो जाएगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा वो इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो एक इस तरह से है तो एक इस तरह से सीधा होगा, तो बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो वो क्या बन गया, ब्रांच्ड पॉलीमर बन गया। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में देखना है तो मैंने वीडियो अपलोड करी है, लेकिन ये एक तरह से आपकी रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मैं आपको कवर सब कुछ करवा रही हूँ, लेकिन उतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं, लेकिन तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स में इंपॉर्टेंट कौन से हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है ये, तो इथिलीन, और ये क्या करता है 350 to 750 केल्विन टेम्परेचर पर 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, तब जाकर के पॉलीइथीन हमारे पास बनता है। इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड रहता है इसमें इनिशिएटर। ठीक है, तो ब्रांच्ड होता है ये हाईली और इसकी लो डेंसिटी होती है। एक तो इसमें इतना सारा एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा, ऊपर से ये क्या हुआ, ब्रांच्ड हो गया, इस वजह से इसको क्या बोला, लो डेंसिटी बोला। ब्रांच्ड है तो डेंसिटी कम होगी। यूजेस क्या है इसके, फॉर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर्स एंड केबल्स, थिन प्लास्टिक बैग्स बनाने के भी ये काम आता है। वहीं हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता है, 333 to 343 केल्विन टेम्परेचर रहता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम ये करवाते हैं, तब जाकर के हमारे पास पॉलीइथीन बनता है। ठीक है, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, इसकी वजह से यहाँ पर हमें बहुत ही कम प्रेशर लेना पड़ा, बहुत ही कम हमने 6 to 7 लिया, जबकि LDP में हमने 1000 to 2000 लिया हुआ था। और यहाँ पर लीनियर चेन बनती है जो कि क्लोजली पैक होती है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी हाई रहती है, इसलिए बोला इसको हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट कौन हुआ, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये दोनों को बोलते हैं हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ओके, यूजेस क्या है, बकेट्स, ट्यूब्स और डस्टबिन्स बनाने के ये काम आता है। फिर आ गया हमारे पास पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का हार्ड रहता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है। यूजेस ब्लैंकेट्स, स्वेटर्स बनाने के काम आता है और सिंथेटिक कारपेट्स। फिर आ गया पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, यानी कि टेफ्लॉन भी आप इसको बोल सकते हो। यूजेस क्या है इसके, कोटिंग आर्टिकल्स एंड कुक वेयर टू मेक दैम नॉन स्टिकी। ठीक है, कोटिंग आर्टिकल्स बनते हैं जैसे कि नॉन स्टिकी जो हमारे कुक वेयर्स होते हैं उनको बनाने के ये काम आता है। ऑयल सील्स हो गई, नॉन लुब्रिकेटेड बियरिंग्स हो गई, उनको बनाने के काम आता है। तो यूजेस आपको याद करने हैं। और ये रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड हीट एंड अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट्स लाइक एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो हीट से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता और कोरोजन भी इसमें नहीं लगता। ठीक है, तो रेजिस्टेंट होता है इनको लेकर के, और ये टफ होता है। अब बात करते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की। ठीक है, तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में कैटाइन जनरेट होता है। ठीक है, वो अटैक करता है मोनोमर पर, और जो एनायनिक होती है वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है,
इसमें इतना ही फ़र्क है, ठीक है। तो अगर आपको एनायनिक पॉलीमराइजेशन का इनिशिएटर पता है और मोनोमर पता है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ अभी कैटायनिक ही बताई है आपको। तो प्रोटोनिक एसिड होता है, लुईस एसिड होता है। तो इनिशिएटर कौन कौन से हुए, प्रोटोनिक और लुईस। प्रोटोनिक एसिड में H2SO4, HClO4, HCl, लुईस एसिड BF3, BCl3, AlCl3, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो हमारे लुईस एसिड है ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ को कैटलिस्ट। को कैटलिस्ट जैसे कि वाटर, तो को कैटलिस्ट आ गया तो ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करेंगे और इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक प्रोटॉन और एक यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा। तो मोनोमर्स इसमें कौन कौन से होते हैं, आइसोब्यूटाइलिन, विनाइल इथर्स। तो हमने ले लिया H2SO4 प्रोटोनिक एसिड को, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव हमारे पास आ गया, ब्रेक करके इसको। तो प्रोटोनिक एसिड H पॉजिटिव ले लिया हमने और यहाँ पर मोनोमर लिया हमने आइसोब्यूटाइलिन। तो इसने क्या किया, यहाँ पर अटैक किया इस बॉन्ड पर, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो गया और ये जो प्रोटोन था वो इसके ऊपर कैटायन यहाँ पर जनरेट हो गया, कार्बोकैटायन बन गया। ये कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो ये आ गया, चेन प्रोपगेट होती रहेगी, आगे से आगे ये आगे से आगे एक और मोनोमर आता जाएगा, शिफ्ट करता जाएगा, ठीक है। चेन टर्मिनेशन हो जाएगी। चेन टर्मिनेशन किस तरह से हो जाएगी, चेन टर्मिनेशन में हमारे पास ये है मॉलिक्यूल, बहुत बड़ी चेन बन गई थी, ठीक है। बहुत बड़ी चेन बन जाने के बाद यहाँ पर हमारा ये आ गया हमारा कैटायन, ठीक है। तो कैटायन अब इसको रोकना है हमें, तो चेन टर्मिनेशन हम कैसे करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोन ऐड हुआ था इस वजह से इसके ऊपर क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था, ठीक है। अगर हम इसको हटा देंगे तो जो इसके साथ जो बॉन्ड फॉर्म हुआ था यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ठीक है। तो वो वाला बॉन्ड दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा और ये निकल जाएगा। तो HSO4 नेगेटिव भी हमारे पास यहाँ पर था, तो HSO4 नेगेटिव की प्रेजेंस में वो इसको बाहर निकाल देगा और इसके साथ मिलकर के H2SO4 बना देगा और हमारा जो आइसोब्यूटाइलिन है वो दोबारा से इस स्टेज में आ जाएगा, मतलब कि डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर दोबारा से, ठीक है। तो ये HSO4 नेगेटिव की प्रेजेंस में H पॉजिटिव बाहर निकल गया और क्या बन जाएगा, H2SO4 और हमारा ये इस तरह से चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाएगा। ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स हैं हमारे, तो इसमें हमें पता है कि बेकेलाइट होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताया गया है ये कैसे पॉलीमर होते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, हमें पता है क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट टाइप हैं, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड तो है ही, लेकिन यहाँ पर क्या निकलता है, वाटर भी निकलता है बाहर। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस करवाते हैं हम इसको, क्योंकि ये एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है फिनोल और ये है फॉर्मेल्डिहाइड। तो एसिड और बेस ले लिया, इसकी प्रेजेंस में हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल बन जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर लगा है। पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल बन जाएगा, पैरा पोजीशन पर लगा है। फिर इसमें से हम जैसे कि हमने ऑर्थो को ले लिया, ठीक है। ऑर्थो को लेने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑर्थो जैसे ही लिया तो यहाँ से वाटर को हम निकाल देंगे, ठीक है। H2O OH, ठीक है। इस तरह से वाटर निकल गया -NH2O और हमारे पास एक लीनियर पॉलीमर फॉर्म हो जाता है जब हम इसमें से एक ही किसको लेंगे, एक ही प्रोडक्ट को लेंगे, ठीक है। जैसे कि ऑर्थो को ले लिया, लेकिन जब ये दोनों को अगर हम लेते हैं ऑर्थो और पैरा को, तब हमारे पास बेकेलाइट का जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया है। तो वो मैंने यहाँ पर आपको शो नहीं किया, वो बनता किससे है ये बता रही हूँ। इन दोनों को आप प्लस कर दोगे, वाटर निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, वो बेकेलाइट का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा क्रॉस लिंक्ड। कोपॉलीमराइजेशन एंड कोपॉलीमर्स, 2 और मोर डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट्स। कोपॉलीमर्स क्या हुआ, 2 और मोर डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट्स को कंबाइन करके बनता है। तो जैसे कि 1,3-ब्यूटाडाइइन है हमारे पास और स्टायरीन है, डिफरेंट हो गए हमारे मोनोमर, कोपॉलीमराइजेशन हुई और हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटाडाइइन स्टायरीन कोपॉलीमर। ब्यूटाडाइइन स्टायरीन क्या बन गया, कोपॉलीमर बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूना एस। इसको हमने क्या बोला, ब्यूना एस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है, बहुत ज़्यादा टफ रहता है। कोपॉलीमर्स हैव इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू दी होमोपॉलीमर्स। तो कोपॉलीमर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, क्यों हम कोपॉलीमर्स को यूज़ करें, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, इनकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर देते हैं, होमोपॉलीमर के बजाय इम्प्रूव कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो हमारा स्टायरीन है, ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर, ये बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है। लेकिन जब इसको हम जैसे कि स्टायरीन है जो कि एक होमोपॉलीमर है, स्टायरीन की हम क्या कराते हैं,
पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो हमारे पास पॉलीस्टायरीन बनता है। वो क्या है, होमोपॉलीमर है, एक ही तरह का स्टायरीन से बना है पॉलीस्टायरीन। लेकिन वो होता तो ठीक है, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा टफ नहीं होता। लेकिन जब हमने 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ इसको रिएक्ट करवाया स्टायरीन को, तब बहुत ही ज़्यादा टफ बन जाता है। ओके, अब हमारे पास 4 टाइप ऑफ कोपॉलीमर आ जाते हैं। रैंडम में क्या हुआ, रैंडम पैटर्न होगा ए बी ए बी ए, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है ब्यूना एस। ब्लॉक में ब्लॉक बनेंगे प्रॉपर, जैसे कि ए बन गया, बी बन गया, ठीक है। तो वहाँ पर मोनोमर्स के ब्लॉक होंगे, तो जैसे कि पॉलीयूरेथेन और पॉलीईथर डाई ब्लॉक पॉलीमर का एग्जाम्पल है, जो कि स्विम सूट बनाने के काम आता है, जो जिसमें इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है और इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है। इसकी वजह से ये हार्ड बन जाता है पॉलीयूरेथेन की वजह से, और पॉलीईथर की वजह से ये क्या बन जाता है, सॉफ्ट और रबर लाइक बन जाता है। वहीं पे ग्राफ्ट पॉलीमर मतलब कि ब्रांचेस होंगी, ग्राफ्टिंग हुई होगी, जैसे कि एक्रेलेटेड चेन को हम ग्राफ्ट कर देते हैं नायलॉन में टू प्रूव डाई एबिलिटी ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। तो इसकी जो डाई एबिलिटी मतलब कि इसको अप्लाई कर सकते हैं हम फिर टेक्सटाइल में, ठीक है। तो एक्रेलेट चेन वहाँ पर लग जाती है, उसको ग्राफ्ट कर देते हैं नायलॉन में, ठीक है। वैसे ही अल्टरनेटिंग होती हैं हमारे पास ए बी, तो ये भी कैसी रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं, क्योंकि एक प्रॉपर पैटर्न है, अल्टरनेट है तो प्रॉपर है, तो ये हार्ड होती हैं। टेक्सचर ऑफ पॉलीमर आ गया हमारे पास। टेक्सचर में क्या रहता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन अ पॉलीमर, मतलब कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है मैक्रोमोलिक्यूल्स की, तो 2 तरह की रहती है, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस मीन्स नॉन क्रिस्टलाइन हो गए, सबसे पहले अमॉर्फस मीन्स नॉन क्रिस्टलाइन। और शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है, आपको पता है कि अमॉर्फस क्या रहते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, जो कि 10 आर्मस्ट्रॉक तक रहता है, बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि इनका क्या रहता है, इरेगुलर अरेंजमेंट रहता है। इरेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से ये क्या रहते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका क्या रहता है, एक इस तरह से रहेगा इरेगुलर अरेंजमेंट, इस तरह से, तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर हुए। बहुत ही कम टाइम के लिए ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और चेंज कर देते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और इलास्टिसिटी को पोजेस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है, अब यहाँ पर हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है इस तरह से, तो ये क्या हुआ, ये तो लीनियर है, यहाँ पर तो पैकिंग हो जाएगी, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, कहीं पे हेड टू टेल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हेड टू टेल है, कहीं पे हेड टू हेड हो जाएगी और कहीं पे टेल टू टेल हो जाएगी, मतलब कि कुछ टाइम इसी साइड में आएंगे हमारे मोनोमर और कुछ टाइम ऊपर साइड में आ जाएंगे, 3-4 ऊपर को आ गए, एक नीचे को आ गया, ठीक है। इस तरह से रहता है, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, रेगुलर पैटर्न नहीं है, तो ये क्या हुआ, अमॉर्फस हो गया। करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, लो रेजिस्टेंट टू हीट, लो रेजिस्टेंट होता है हीट को, मतलब कि इरेगुलर पैटर्न है तो बहुत जल्दी हीट को कैच कर लेता है, तो लो रेजिस्टेंट हुआ हीट को। डू नॉट पोजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑर्डर है तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही थोड़ा टाइम में ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। टफ होता है लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर ये टफ होगा, लेकिन जैसे ही इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया तो ये सॉफ्टन हो जाएगा ग्रेजुअली। क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स कैसे रहते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, डू नॉट कंटेन बल्कि साइड और ग्रुप्स ऑफ एक्सटेंसिवली ब्रांचेस चेन्स, तो इनमें जो ब्रांचेस और बल्कि साइड ग्रुप्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये क्या रहते हैं, वेल पैक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वेल पैक हो जाएंगे, क्योंकि एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इस तरह से इनका क्या रहता है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहता है, काफ़ी लंबे समय तक ये इस तरह से रहते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। नो पॉलीमर इज प्योरली क्रिस्टलाइन, परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पॉलीमर जो है वो प्योरली कोई भी क्रिस्टलाइन नहीं होता, उसमें सभी में क्या रहता है, एक अमॉर्फस भी होगा, वो मिक्स अमॉर्फस भी होगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी अफेक्ट करती है प्रॉपर्टी को। अगर परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी मतलब कि क्रिस्टल्स ज़्यादा होंगे तो वो क्या हुआ, क्रिस्टलाइन पॉलीमर हुआ। अगर परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलिनिटी कम हुई तो वो क्या हुआ, अमॉर्फस पॉलीमर हुआ, ठीक है। ये है इसमें डिफरेंस। तो इसका क्या रहेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, लेस फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि वेल पैक है तो वेल पैक होने की वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, स्ट्रॉन्ग होगा और लेस फ्लेक्सिबल होगा। और इसमें कंडीशंस कुछ बताई गई हैं क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स की, बिसाइड्स रेगुलर चेन स्ट्रक्चर देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी फोर्सेस। तो रेगुलर चेन स्ट्रक्चर तो होगा, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी होनी चाहिए। सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से वहाँ पर क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है नायलॉन में। अभी मैंने आपको बताया पीछे, नायलॉन में क्या रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, आप उस डायग्राम को देख सकते हो जा करके। फंक्शनैलिटी इन पॉलीमर, फंक्शनैलिटी
किस तरह की रहती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट अ मोनोमरिक यूनिट फॉर्म विद अदर मोनोमर। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी क्या हुई कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड एक मोनोमरिक यूनिट दूसरी मोनोमरिक यूनिट के साथ बनाएगी, इसको स्मॉल f से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नो मोनोफंक्शनल मोनोमर, मोनोफंक्शनल मोनोमर हमारे पास नहीं होता है क्योंकि इस तरह से है। ठीक है, तो अगर एक और आ जाएगा तो वहाँ पे वाटर निकल जाएगा और इस तरह से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो मोनोफंक्शनल नहीं होते हैं हमारे पास, किस तरह के रहते हैं, डाई फंक्शनल, ट्राई फंक्शनल, टेट्रा फंक्शनल। डाई फंक्शनल हमारे पास ये हो गए। ठीक है, इथीन हो गया, क्योंकि जब ये बॉन्ड पॉलीथीन बनता है तब इस तरह से हो जाता है, इस तरह से पॉलीथीन इस तरह से बनता है। तो ये डाई फंक्शनल हो गया, दोनों तरफ से ये क्या कर रहा है, दोनों तरफ से चेन बन रही है हमारी। ठीक है, ट्राई फंक्शनल हो गया। तो ट्राई फंक्शनल में हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, तो ये ट्राई फंक्शनल है। टेट्रा फंक्शनल भी हमारे पास इसी तरह से रहता है। पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स की बात करते हैं तो आपको पता है लिक्विड फेज में होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन होती है और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, बल्क होगी और सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन होगी। इन दोनों में क्या रहता है, जो मोनोमर होता है इनिशिएटर होता है और चेन ट्रांसफर रिएजेंट होता है वो मिसिबल होता है, इसलिए इसको बोला होमो। हिट्रो में क्या रहता है, मोनोमर इनिशिएटर चेन ट्रांसफर रिएजेंट मिसिबल नहीं रहता, इमिसिबल होते हैं। ठीक है, बल्क पॉलीमराइजेशन आ गई सबसे पहले, इजी वे में बताया है पहले भी, उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या रहता है, मोनोमर को ही हम एज अ लिक्विड ले लेते हैं। ठीक है, कोई सॉल्वेंट नहीं लेंगे एक्स्ट्रा, मोनोमर को ही एज अ लिक्विड ले लेते हैं, इसमें ही इनिशिएटर को डाल देंगे, इसी में चेन ट्रांसफर रिएजेंट को डाल देंगे। अब ये जो रिएक्शन मिक्सचर होता है बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज कर रहा है तो एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है, फिर इस हीट को रिलीज करता है ये, तो इसको मतलब कि बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली इसको स्टिर करते रहेंगे, यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर हो सके, मास ट्रांसफर भी हो सके। तो यहाँ पर क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास बन जाते हैं वाइड रेंज के। क्यों, क्योंकि एक टाइम पर जो हीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसको स्टिर करना मुश्किल हो जाता है, हीट भी बढ़ जाती है और हमारा जो पॉलीमर है वो विस्कस में चेंज कर जाता है। विस्कस हो जाने की वजह से हम इसको स्टिर नहीं कर पाते। ठीक है, विस्कस हो गया है, स्टिर नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब कि वहाँ पर जो टर्मिनेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो विस्कस हो गया, हार्ड हो गया। अब हार्ड हो जाने की वजह से टर्मिनेशन रेट जो डिक्रीज हो जाएगा, और जहाँ पर जो पहले से जो चेन फॉर्म हुई थी, जो रुक गई थी, जो कि टर्मिनेट हो गई थी, वो भी दोबारा एक्टिव साइट के साथ दोबारा से पॉलीमराइजेशन करना स्टार्ट कर देंगी। तो मतलब कि वहाँ पे ऑटो एक्सीलेशन हो जाएगी, ऑटो एक्सीलरेशन हो जाएगी। तो इसके एडवांटेजेस हैं, हाईएस्ट प्योरिटी पॉलीमर बनते हैं क्योंकि इसमें मोनोमर को ही हमने एज अ सॉल्वेंट लिया है, मतलब कि मोनोमर में ही हम डिजोल्व करते हैं, सॉल्वेंट नहीं लिया है कोई भी, एक्सेट्रा। हाई मॉलिकुलर मास पॉलीमर्स इज ऑब्टेन्ड, हाई मॉलिकुलर मास पॉलीमर हमारे पास इसमें बनते हैं वाइड रेंज के, क्योंकि कोई बड़े होंगे कोई छोटे होंगे, बहुत सारे रेंज के बनते हैं क्योंकि विस्कस है। ठीक है, नो सॉल्वेंट कंटामिनेशन, सॉल्वेंट कंटामिनेशन वैसे ही नहीं होती इसमें। डिसएडवांटेजेस की ये है कि रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, मतलब कि हीट बहुत ज़्यादा है इसमें। तो क्या हो जाता है, कई बार एक पॉइंट पे अगर हीट इकट्ठी हो गई, एक पॉइंट पर हीट अगर ज़्यादा हो गई, इसको हमने स्टिर नहीं किया, तो एक्सप्लोजन भी हो सकता है। और क्या हो जाता है, जब 30 to 40% कन्वर्जन हो गया होता है, 30 to 40% कन्वर्जन हो गया होता है, तो वहाँ पर आफ्टर दैट एनॉर्मस इंक्रीज आ जाता है। एनॉर्मस इंक्रीज किस में आ जाता है, वहाँ पर एक्टिव साइट्स के साथ जो प्रीवियसली फॉर्म्ड पॉलीमर है वो भी पॉलीमराइज करना शुरू कर देते हैं, ऑटो एक्सीलरेशन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि टर्मिनेशन रेट डिक्रीज हो गया है। ओके, अब हमारे पास आ गया सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन। सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन में क्या रहता है कि जो मोनोमर होता है, इनिशिएटर होता है, और जो चेन ट्रांसफर रिएजेंट होता है उसको डिसॉल्व करते हैं सुटेबल सॉल्वेंट में। यहाँ पर हमने सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, सॉल्वेंट ले लेते हैं हम यहाँ पर, और जो हीट रिलीज होती है उसको सॉल्वेंट एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट लिया हुआ है। तो अगर वो रिएक्शन मिक्सचर हीट को रिलीज कर भी देता है तो वो सॉल्वेंट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस वजह से वहाँ पर जो रिएक्शन रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिएक्शन रेट रिड्यूस हो जाएगा। रिएक्शन रेट रिड्यूस हो गया, ऊपर से दूसरा क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी भी कंट्रोल हो जाएगी। सॉल्वेंट्स हेल्प्स टू कंट्रोल द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, प्रॉपर हीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही इसकी एडवांटेज है कि यहाँ पर प्रॉपर हीट ट्रांसफर हो जाता है, और दूसरा कि यहाँ पर जो है रिएक्शन रेट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं ज़्यादा। ठीक है,
यहाँ पर प्रॉपर हीट ट्रांसफ़र हो जाता है और विस्कोसिटी नहीं बढ़ती, वो इसकी एडवांटेज होगी। और डिसएडवांटेज इसकी ये हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट जो है उसको हम अलग नहीं कर पाते, इसकी इम्प्योरिटी रह जाती है सॉल्वेंट की वहाँ पर, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन पॉलिमराइजेशन में, ठीक है, इम्प्योरिटी रह जाती है। और दूसरी डिसएडवांटेज ये होगी कि इसमें हाई मॉलिक्यूलर मास प्रोडक्ट्स नहीं बनते। सस्पेंशन मीन्स सस्पेंशन होगा, ठीक है, जैसे कि ऑयल इन वाटर, वाटर में जो है इनसॉल्युबल होंगे मोनोमर भी, इनिशिएटर भी और चेन ट्रांसफर रिएजेंट भी। तो वाटर इनसॉल्युबल है यहाँ पर, मतलब कि इमिसिबल है। जैसे कि हमने पहले बताया, ये क्या है, हिट्रोजीनियस, मतलब कि ये डिजॉल्व नहीं करेंगे वाटर में, तो ये क्या है, इमिसिबल है। और इनिशिएटर जो है, इनिशिएटर जो है वो सॉल्युबल होता है मोनोमर में, मोनोमर में ये क्या कर जाता है, डिजॉल्व हो जाता है इनिशिएटर। तो बोथ आर इमिसिबल इन वाटर, लेकिन ये दोनों ही वाटर में इमिसिबल है। तो ये जो इमिसिबल लिक्विड है ये ऊपर रह जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा, तो ये क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा सस्पेंशन। तो इसको हम आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और स्मॉल बीड्स की फॉर्म में हम इनको निकालते हैं, स्मॉल बीड्स की फॉर्म में हम इनको निकालते हैं, ठीक है। इमल्शन पॉलिमराइजेशन हमारे पास आ जाती है, ठीक है, इमल्शन पॉलिमराइजेशन आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है, हमारे पास मोनोमर रहता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल है, इनिशिएटर होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन मीडियम आ गया, रिएक्शन मीडियम में वाटर है हमारे पास और वाटर सॉल्युबल इनिशिएटर है। जो इनिशिएटर है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल रहता है, जबकि मोनोमर इनसॉल्युबल है, ओके। तो एक तरह से जो मोनोमर है वो किस तरह से हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ऊपर इसकी एक लेयर बन जाएगी, जैसे कि ऑयल इन वाटर, ठीक है। तो सेपरेट लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से मिक्स करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ एजिटेटर हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो जैसे इसको मिक्स करेंगे तो ये नीचे हमारे मोनोमर्स आ जाएंगे इनिशिएटर के साथ में। तो इस तरह से हमें कुछ मीडियम दिखेगा, रिएक्शन मीडियम। और यहाँ पर ये क्या कर देते हैं, ये जो हमारे मोनोमर्स होते हैं, क्योंकि ये क्या हो गए, पहले तो ये मिक्स नहीं हो रहे थे जैसे वो ऑयल को होता है, ठीक है। अगर आप इसको मिक्स कर देते हो तो एक तरह से लेटेक्स बन जाते हैं, लेटेक्स कोलाइड्स बन जाते हैं। तो इस तरह से लेटेक्स बन गए। अब इन लेटेक्स को मतलब कि आपस में ही मोनोमर्स बहुत ज़्यादा जुड़ने लग गए, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या डालते हैं, हम स्टेबिलाईजर डालते हैं, सरफेक्टेंट को, जो कि एज ए स्टेबिलाईजर वर्क करता है। हाइड्रोफिलिक हेड होता है इसका और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, तो इन माइसिल्स फॉर्म कर देते हैं ये, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। तो हाइड्रोफोबिक है मतलब कि वाटर लविंग नहीं है, तो ये टेल्स अपनी तरफ आ गए और ये जो फिलिक वाटर लविंग है ये बाहर की तरफ को रह गया, ठीक है, वाटर की तरफ को रह गया। और टेल्स जो है जो कि वाटर हेटिंग है, ये आपस में इस तरह से आ गई। तो इनके बीच में अब हमारा क्या आ जाएगा, मोनोमर आ जाएगा, इस तरह से मोनोमर आ जाएगा। और यहाँ पर ये चेन बनना शुरू हो जाएगी, पॉलीमर चेन यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी हमारी पॉलीमर चेन। फिर उसके बाद में हम डी इमल्सिफायर डाल देते हैं, जिसके बाद से जो कि हमारा डी इमल्सिफायर डाल देते हैं, जिससे जो कि हमारे जो माइसिल्स हैं वो अलग हो जाते हैं और हमारे पास एक पॉलीमर चेन को हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब आगे क्रिस्टलिनिटी ऑफ पॉलीमर्स। क्रिस्टलिनिटी में अमॉर्फस हो गया, क्रिस्टलाइन स्टेट हो गए। दो तरह की स्टेट होती है, अमॉर्फस मीन्स रैंडम होंगे, इरेगुलर पैटर्न होगा। सेमी क्रिस्टलाइन होते हैं क्योंकि कोई भी पॉलीमर कंप्लीटली क्रिस्टलाइन नहीं होता है, उसमें कुछ हद तक अमॉर्फस पार्ट भी होता है, डिपेंड करता है कितनी परसेंटेज क्रिस्टलाइट्स वहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये क्या है, क्रिस्टलाइट्स हैं, ये क्या है, क्रिस्टलाइट्स हैं। तो crystallinity can be obtained only when the crystallites are lined up along the same axis orientation। तो मतलब कि क्रिस्टलिनिटी ज़्यादा तब होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टलाइट्स जो हैं वो एक ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होंगे, इस तरह से ओरिएंटेड होंगे। तो हमारे पास इस तरह से लैमेला होता है। तो ये क्या है, ये इस तरह से बनेंगी स्ट्रेट चेन्स। तो वो स्ट्रेट चेन्स जो है वो क्या है, हमारे क्रिस्टलाइट्स है। और क्वाइट चेन्स क्या है, अमॉर्फस रीजन है। तो ये क्या है, लैमेला है। और यहाँ पर इस तरह से बनेगी। और जो अमॉर्फस रीजन है उनके ये क्या आ गए, लूप्स आ गए। तो जब हम इनको इस तरह से देखेंगे तो स्फेरुलाइट बन जाता है। तो बाहर क्या है, क्रिस्टलाइट्स है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बीच में हमारा क्या है, अमॉर्फस रीजन है। तो अमॉर्फस रीजन इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और अमॉर्फस इसको क्या करवा देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है। इस वजह से ये टायर्स बनाने के काम आता है, हार्ड भी रहते हैं और फ्लेक्सिबल भी रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी की।
मतलब कि रेशियो ऑफ द क्रिस्टलाइन पार्ट टू द अमॉर्फस पार्ट इन अ पॉलीमर, मतलब कि कितनी रेशियो है क्रिस्टलाइन की और अमॉर्फस की किसी पॉलीमर में, तो वो क्या हुई, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। ठीक है, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी मीन्स जैसे कि हमने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन देखा, तो डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी मतलब कि क्रिस्टलिनिटी की रेशियो कितनी है। ठीक है, जैसे कि इसको किससे मेजर करते हैं हम, डेंसिटी से। डेंसिटी से यहाँ पर टोटल डेंसिटी आ गई अमॉर्फस की, यहाँ पर टोटल डेंसिटी है, फिर यहाँ पर अमॉर्फस की है, यहाँ पर क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस पार्ट के। वैसे ही मास से भी कर सकते हैं और एंथैल्पी से भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से अफेक्ट करते हैं डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी को, मतलब कि क्रिस्टलिनिटी ज़्यादा कब होगी, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर्स अगर सिमेट्रिक होंगे, लीनियर चेंज होंगी, तो लीनियर होगा तो वेल पैक होगा, वेल पैक होगा तो हाई उसकी स्ट्रेंथ होगी और हार्ड होगा, तो मतलब कि उसमें क्रिस्टलिटी ज़्यादा होगी, क्रिस्टलाइड्स उसमें ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू अमॉर्फस। ठीक है, तो वेल पैक हो जाएगा वो ना, तो वहाँ पर क्या होगा, क्रिस्टलाइन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अमॉर्फस रीजन। ठीक है, साइड चेन स्ट्रक्चर, अगर साइड चेन स्ट्रक्चर बल्कि साइड ग्रुप्स लगा दिए, ठीक है, बड़ी बड़ी ब्रांचेस आ गई, तो वो क्या हो जाएगा, अमॉर्फस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी इन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी इस केस में, अगर बल्कि साइड ग्रुप्स आ गए वहाँ पर। मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या करता है, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि जो जैसे कि नायलॉन है, इसका एग्जांपल हमने देखा है किस तरह से वो उसको बढ़ाता है। कोपॉलीमराइजेशन, कोपॉलीमराइजेशन भी अलग अलग तरह से डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि ब्रांच्ड है, ग्राफ्ट पॉलीमर्स है, ब्लॉक है, तो ब्लॉक हो गया, जैसे कि अल्टरनेटिंग हो गया, तो अल्टरनेटिंग की क्रिस्टलिनिटी ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे कि ग्राफ्ट है उसमें ब्रांचेस आ गई तो उसकी क्रिस्टलिनिटी कम होगी, डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी कम होगी उसकी, क्योंकि ब्रांचेस की वजह से वो वेल पैक नहीं होगा, इरेगुलर पैटर्न होगा। टेक्टिसिटी भी डिपेंड करती है, ए टेक्टिक हो गया, सिंडियोटेक्टिक हो गया, आइसोटेक्टिक हो गया। ए टेक्टिक मीन्स डेफिनेट पैटर्न नहीं रहेगा, सिंडियोटेक्टिक मीन्स एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, आइसोटेक्टिक मीन्स एक ही लाइन में होंगे इस तरह से। ए टेक्टिक मीन्स एक ऊपर है, दो एक नीचे है, दो ऊपर है, इस तरह से ब्रांचेस, एक नीचे है, तो ए टेक्टिक ये रैंडम है। इसमें डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी कम होगी, इसमें ज़्यादा रहेगी और इसमें भी ज़्यादा रहेगी। अब बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ पॉलीमर्स की। तो मेल्टिंग ऑफ पॉलीमर्स क्या है, मेल्टिंग ऑफ पॉलीमर्स में क्या होगा, मेल्टिंग होगी पॉलीमर्स की। ठीक है, ट्रांजिशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम ऑर्डर स्टेट टू द स्टेट ऑफ लिक्विड मेल्ट। ठीक है, तो क्या होता है, ऑर्डर्ड स्टेट में होते हैं वो, पहले जब सॉलिड स्टेट में होते हैं ऑर्डर्ड होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उनको हीट प्रोवाइड करेंगे वो मेल्ट हो जाएंगे, तो एक लिक्विड स्टेट में वो आ जाएंगे। ठीक है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द पॉलीडिस्पर्सिटी ऑफ द पॉलीमर। पॉलीडिस्पर्सिटी पर डिपेंड करती है वो। पॉलीडिस्पर्सिटी क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, बताया है मैंने आपको, पॉलीडिस्पर्सिटी किसको बोलते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं। ठीक है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगी। अगर ज़्यादा लंबी चेन होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा हीट लगेगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा उसको मेल्ट होने में, तो इस तरह से है। तो यहाँ पर टाइम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, और यहाँ पर पहले सॉलिड होता है, जैसे जैसे इसको हीट टेम्परेचर मिलता है विद टाइम ये एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है इसकी सॉलिड और लिक्विड की, मतलब कि जितना % सॉलिड है उतना इसमें लिक्विड भी रहता है। ठीक है, आधा जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और आधा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली वो एक विस्कस फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो यहाँ पर अमॉर्फस सॉलिड यहाँ पर रबरी स्टेट को शो करता है। ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पर आधा जब वो सॉलिड होता है और लिक्विड होता है तब वो रबर स्टेट को शो करता है यहाँ पर, जबकि जो हमारा अमॉर्फस है, जबकि जो हमारा क्रिस्टलाइन है वो थर्मोप्लास्टिक बिहेवियर को शो करते हैं। किस तरह से, थर्मोप्लास्टिक को शो करते हैं। ठीक है, और वो तब तक मेल्ट नहीं होते जब तक कि वो TM को अटेन नहीं कर लेते, क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट को अटेन नहीं कर लेते, तब तक वो मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये है। और क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट आ गया अब हमारे पास, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग अकर्स व्हेन द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोसेस इज जीरो। मेल्टिंग तब होती है जब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जीरो हो जाता है। तो इस तरह से है हमारे पास चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ड्यूरिंग मेल्टिंग, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मेल्टिंग, जो टेम्परेचर ड्यूरिंग मेल्टिंग, और चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग मेल्टिंग। ठीक है, तो ये है, ये क्या बताता है, चेंज को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने देखा जब ये
इस स्टेज में होते हैं। तो यहाँ पर हमारी गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं दोनों, जितना सॉलिड उतना लिक्विड। तो यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाती है ड्यूरिंग मेल्टिंग, ज़ीरो हो जाती है। और फिर हमारे पास ये ज़ीरो हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा, ठीक है, टेम्परेचर बचा ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो इसमें टेम्परेचर के दौरान क्या चेंज आ रहा है, एंथैल्पी में ड्यूरिंग मेल्टिंग और एंट्रोपी में ड्यूरिंग मेल्टिंग, ठीक है। तो एंथैल्पी जो है, जो हमारी एंथैल्पी है, वो डिपेंड करती है कोहेसिव एनर्जीज ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स इन क्रिस्टलाइन एंड लिक्विड स्टेज। कोहेसिव एनर्जीज में ये डिपेंड करती है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है मेल्टिंग ऑफ पॉलीमर्स में, कोहेसिव एनर्जीज पर भी ये डिपेंड करती है कि कोहेसिव एनर्जीज अगर ज़्यादा होंगी, ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो इसमें कोहेसिव एनर्जीज भी ज़्यादा होगी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स की बीच की फोर्सेस भी ज़्यादा रहेंगी, इस वजह से वो मेल्ट होने में टाइम लेंगे। तो इस वजह से कोहेसिव एनर्जीज में भी ये डिपेंड करता है, कोहेसिव एनर्जीज में भी ये डिपेंड करता है चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। सॉलिड था तब उसकी कोहेसिव एनर्जी ज़्यादा थी, ठीक है। जैसे ही हमने उसको हीट दी, उसने टेम्परेचर को गेन किया, हीट दी उसको, उसने टेम्परेचर को गेन किया, तो वो धीरे धीरे ब्रेक होगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो ब्रेक होने में टाइम लेगा, ठीक है, ब्रेक होने में टाइम लेगा बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको विस्कस फ्लूइड में टर्न करने के लिए। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कोहेसिव एनर्जी जब वो सॉलिड था तब कितनी थी और जब वो लिक्विड में आ गया तब कितनी थी, क्योंकि अब तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा चुका है तभी जा करके वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं रही है उनमें, तो वो उस चेंज को ये बताता है। उसी तरह से चेंज इन एंट्रोपी, जो हमारे लो मॉलिक्यूलर मास सॉलिड्स होते हैं उनके लिए एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग मेल्टिंग जो है, ठीक है, तो वो क्या बताता है कि जो क्रिस्टलाइन मेल्टिंग टेम्परेचर है वो लो मॉलिक्यूलर मास सॉलिड्स के लिए सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है दोनों के लिए, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन होंगे वो टाइम लेंगे मेल्ट होने के लिए, जबकि जो लो मॉलिक्यूलर मास सॉलिड्स है, मतलब कि क्रिस्टलाइन जो छोटे से क्रिस्टल्स हैं, मतलब कि बहुत ही छोटी सी चेन है, वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पॉलीडिस्पर्सिटी ब्रॉडनिंग, ये पॉलीडिस्पर्सिटी क्या हो जाती है, पॉलीडिस्पर्सिटी ब्रॉडनिंग कर देती है टीएम की, ठीक है। पॉलीडिस्पर्सिटी मीन्स मास डिस्ट्रीब्यूशन, जितना ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या कर देगा, ब्रॉडनिंग कर देगा क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट की, मतलब कि उसको मेल्ट होने में उतना ही टाइम लगेगा। डिफेक्ट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो डिफेक्ट होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफेक्ट भी होते हैं। हमने कहा कि ये प्योरली क्रिस्टलाइन नहीं होता, ठीक है, क्रिस्टल होते हैं, साथ में अमॉर्फस पार्ट भी होता है। तो वो अमॉर्फस पार्ट जैसे कि हमने पीछे देखा लैमेला में अमॉर्फस लूप्स होते हैं, अमॉर्फस लूप्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो वो अमॉर्फस लूप्स इसमें क्या कर देते हैं, डिफेक्ट कॉज कर देते हैं। नो 100% क्रिस्टलाइन, 100% क्रिस्टलाइन नहीं रहता है। तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है जब तक जो हमारा क्रिस्टलाइन है वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। ये है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो मेल्ट होगा, और मेल्ट होने की वजह से वो फ्रीली मूव करेगा, मतलब कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अब क्या हो गए हैं, बिखर गए हैं। पहले वो क्लोजली पैक्ड थे, जब वो सॉलिड थे तब वॉल्यूम भी कम था, वॉल्यूम भी उन्होंने कम था उनका, ठीक है, वॉल्यूम भी उनका कम था। लेकिन जैसे बिखर गए, मेल्ट हो गए, तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है विद टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट को इस तरह से शो करते हैं, ये है टेम्परेचर ड्यूरिंग मेल्टिंग, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मेल्टिंग, चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो एक तरह से ये क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है, डिग्री ऑफ ऑर्डर इन टू स्टेट्स। अफेक्टिंग क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर का आपको पता है कि स्ट्रक्चर अगर वेल पैक होगा तो क्रिस्टलिनिटी ज़्यादा होगी, अगर नहीं होगा तो क्रिस्टलिनिटी कम होगी। चेन फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम ये वाले ग्रुप जो हैं चेन फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देते हैं, चेन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तब ये क्या हो जाएगा, ये उतना ज़्यादा क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, वेल पैक नहीं होगा, फ्रीली मूव करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की। तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है कि टोटल वेट बाय टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं फाइनल इक्वेशन को, mn बार समेशन ऑफ ni समेशन ऑफ ni, और यहाँ पर डिटरमाइंड बाय द मेजरमेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर
जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उससे हम नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास को डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नंबर पर डिपेंड करता है, ना कि मास पर। ठीक है, तो ये है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है, उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से होता है, ठीक है, m1 x1 m2 x2 m3 x3। तो इस तरह से x1 x2 x3 जो है वो मॉलिक्यूलर मास है किसका, m1 m2 m3 का। उन चेन्स का क्या है, मॉलिक्यूलर मास है x1 x2 x3। ठीक है, m1 m2 का क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो अगर x1 मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूलर मास कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर हैं किसी चेन में, कितना नंबर है किसी चेन में मोनोमर्स का। तो इसको कर दिया n1 m1, इसको कर दिया n2 m2 n3 m3। ठीक है, इस तरह से हमने इसको खोल करके लिख दिया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, नंबर प्लस किस चेन में है। तो इस तरह से इसको हम लिख देते हैं, इस तरह से आ जाता है हमारे पास टोटल। तो हमारे पास क्या आ गया, पहले भी m1 था, वहाँ पर 2 m1 आ गए, तो मैंने m1 स्क्वायर बन जाएगा और n1 बन जाएगा। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर आपको खोल करके बता दिया, बाकी का मैंने m2 स्क्वायर इस तरह से लिख दिया, m2 स्क्वायर n2 प्लस m3 स्क्वायर n3। यहाँ पर भी आप इस तरह से लिखोगे m1 स्क्वायर n1। तो ये बन गया, यहाँ पर फाइनल जो आ जाएगी वो आ जाएगी इस तरह से ni स्क्वायर समेशन ऑफ ni। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया है, ज़्यादा मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन आपको रिमाइंड करवाने के लिए बताया। ठीक है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स को हम डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। ये क्या बताता है, रेशियो ऑफ मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास टू नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। रेशियो होती है किसके बीच में, मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास और नंबर के बीच में। तो MW बार MN बार के बीच में रेशियो, वो है पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास आपको पता है एंड ग्रुप एनालिसिस से करते हैं, विस्कोमेट्री से करते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से करते हैं। वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने ये वीडियो देख लेनी है कि इस तरह से करते हैं। मैंने तीनों वीडियो मैंने अलग करके डाली है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे हमारा जो पॉलीमर है वो एज अ सॉलिड बिहेव करता है, लेकिन जैसे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को अटेन कर लेता है वो रबर बन जाता है, गम लाइक, और फिर फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं वो अबव TG फ्लेक्सिबल थर्मोप्लास्टिक की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं होते। वो तब तक मेल्ट नहीं होते जब तक कि वो TM अटेन नहीं कर देते। ठीक है, जैसे कि जो कि है क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि अमॉर्फस के मुकाबले क्रिस्टल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये हाईली ऑर्डर्ड होते हैं। अब यहाँ पर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को, वो है चेन फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, चेन फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से अफेक्ट करेगा, फ्लेक्सिबल होगी चेन तो बहुत ही जल्दी ये अटेन कर लेगी TG को। ठीक है, बहुत जल्दी अटेन कर लेगी TG को, बहुत ही आसानी से ये मेल्ट हो जाएगी। साइड ग्रुप्स होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं TG को, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, ये हाइंडर कर देते हैं बॉन्ड रोटेशन को। ठीक है, बॉन्ड जो रोटेशन होती है उसको हाइंड कर देते हैं ये जो हमारे साइड ग्रुप्स होते हैं, तो ये इंक्रीज कर देते हैं TG को, इंक्रीज कर देते हैं TG को। ठीक है, वहीं पे हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वो यहाँ पर TG इंक्रीज होता है विद नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से यहाँ पर TG इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास है वो इंक्रीज करता है TG को, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, मतलब कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, नंबर ज़्यादा है तो क्या होता है, लोअर द मॉलिक्यूलर मास मोर इज द फ्री वॉल्यूम फॉर सेगमेंटल मोबिलिटी ऑफ चेन्स। ठीक है, तो क्या रहता है कि अगर मॉलिक्यूलर मास लो होगा तो बहुत ज़्यादा फ्रीली हमारी जो मोबिलिटी होगी वो चेन्स की होगी, और जिस वजह से लोअर TG हो जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो TG भी हाई होगा, क्रॉस लिंकिंग की वजह से भी TG इंक्रीज कर जाता है। कोपॉलीमराइजेशन से भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि डिफरेंट हमारे डिफरेंट होंगे हमारे दोनों ही मोनोमर। ठीक है, एक अलग टेम्परेचर पर एक अलग टाइम पर TG को अटेंड करेगा, दूसरा अलग टाइम पर TG को अटेंड करेगा। तो इस तरह से कोपॉलीमराइजेशन इस तरह से डिपेंड करती है, तो वो भी क्या करेगी, डिफरेंट होगी दोनों के लिए, तो वो भी
इंक्रीज करती है और क्रॉस लिंकिंग से भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है टीजी, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता है उसको अटेन करने में टीजी, और मॉलिक्यूलर मास में भी उसको ज़्यादा टाइम लगता है टीजी अटेन करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा तो टीजी भी इंक्रीज हो जाएगा। लो मॉलिक्यूलर मास होगा तो वो आसानी से फ्रीली मूव कर पाएगा और जल्दी मेल्ट हो जाएगा, जल्दी से ले लेगा, वो अटेन कर लेगा टीजी को। साइड ग्रुप्स भी डिपेंड करता है। साइड ग्रुप्स क्या कर देते हैं, हाइंड कर देते हैं बॉन्ड रोटेशन को। बॉन्ड रोटेशन हाइंड हो जाने की वजह से टीजी इंक्रीज हो जाता है। अब आ गया हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की डिटर्मिनेशन, एक है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस DTA, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, हमारे पास डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस को देखते हैं बिटवीन सैंपल एंड अ रेफरेंस मटेरियल। रेफरेंस मटेरियल होता है हमारे पास और एक सैंपल होता है, जिसके बीच में हम टेम्परेचर डिफरेंस को मॉनिटर करते हैं अगेंस्ट टाइम और टेम्परेचर। टाइम और टेम्परेचर के बीच में हम ये चीज़ को देखते हैं। तो स्पेसिफाइड एटमॉस्फेयर प्रोग्राम करते हैं हम इस थर्मल एनालिसिस के लिए। तो रेफरेंस मटेरियल क्या होते हैं, रेफरेंस मटेरियल होते हैं वेरियस सोर्सेज दैट प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और क्विक फैक्ट्स ऑन एनी गिवन टॉपिक, ठीक है। ऐसे सोर्सेज जो कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमने एक तो सैंपल जो कि एक्चुअल मॉलिक्यूल है, जो कि सैंपल जिसके लिए हम ये देखना चाहते हैं कि वो क्या बिहेव करता है विद टेम्परेचर, वो तो लिया है, लेकिन उसके साथ में रेफरेंस ले लिया है। रेफरेंस मटेरियल को हमने साथ में लिया है, उसकी मदद से हम देखेंगे कि क्या चेंज आया, ठीक है। तो वहाँ पर एल्यूमिना लिया है हमने एज अ रेफरेंस मटेरियल। एल्यूमिना में वहाँ पर कोई चेंज नहीं आता विद टेम्परेचर, लेकिन जो पॉलीमर है वो टेम्परेचर जैसे अटेन करता है वो मेल्ट होना शुरू कर देता है और पीक को शो करता है। जब इसकी इस तरह से पीक आ जाती है तो मतलब कि वहाँ पर मेल्ट हो चुका है हमारा पॉलीमर, ठीक है। और फिर क्या होता है, दूसरा हम वहाँ पर ग्राफ देखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस का। तो एक ग्राफ वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस का बनता है। टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स जब हमारा पॉलीमर मेल्ट हो जाता है तब हम टेम्परेचर को देना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें तो यही चाहिए कि हमारा पॉलीमर मेल्ट हो जाए। वो मेल्ट हो गया, अब हम टेम्परेचर क्यों देंगे, हमने टेम्परेचर देना बंद कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर देना बंद किया तो वहाँ पर सडन बहुत ही जल्दी वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर में। यहाँ पर तो हमारा टेम्परेचर मेल्ट हो चुका था, ठीक है, लेकिन दोबारा से वो क्या करेगा, बेस लाइन में आ जाएगा। बेस लाइन में आते ही वो क्या कर जाएगा, टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा और बेस लाइन में आ जाएगा। लेकिन बेस लाइन में आते ही वहाँ पर ये वाली पीक बनेगी। इसको क्या बोला, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाता है यहाँ पर ये। तो क्रिस्टल को क्यों बनता है यहाँ पर, वो हम देखते हैं डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री से। यहाँ पर टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस देखते हैं और यहाँ पर हीट देखते हैं कि हीट कौन जल्दी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी पर वो डिपेंड करता है। 2 सेपरेट मेटल कंटेनर ले लेते हैं हम, ठीक है, दोनों को अलग अलग में डाल देते हैं। जबकि जो हमारा डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस होता है वहाँ पे रेफरेंस मटेरियल को और सैंपल को थर्मोकपल में डालते हैं, ठीक है। थर्मोकपल होता है, दोनों को एक में डालते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम उनका देखते हैं बिहेवियर। लेकिन क्योंकि हम सैंपल के लिए परफॉर्म करते हैं, सैंपल में चेंज आता है लेकिन रेफरेंस में चेंज नहीं आता, जो कि एल्यूमिना है। और यहाँ पर 2 सेपरेट मटेरियल ले लेते हैं, मेटल कंटेनर्स ले लेते हैं। रेफरेंस एक में रेफरेंस मटेरियल को डाल देते हैं और एक में सैंपल पॉलीमर को डाल देते हैं। तो वहाँ पर हम हीट सेंसर रख देते हैं जो कि एनर्जी को डिटेक्ट करेगा। हीट सेंसर किस लिए, क्योंकि हम हीट देते हैं यहाँ पर, हीट के हिसाब से हम वहाँ पर क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। इफ़ एनर्जी एब्जॉर्ब्स, तो अगर किसी ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हीट कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। किसकी कितनी हीट कैपेसिटी, अगर हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी मतलब कि वो ज़्यादा टाइम लेता है हीट गेन करने के लिए, ठीक है, तो वो मेल्ट नहीं करेगा, वो उसमें ट्रांजिशन नहीं शो होगी। लेकिन जिसकी हीट कैपेसिटी कम होगी वो जल्दी से ट्रांजिशन को शो करेगा। तो यहाँ पर सैंपल पॉलीमर जो है ट्रांजिशन को शो करता है। और इसमें ट्रांजिशन किस तरह की होती है, हीट फ्लो जैसे जैसे हो रहा है तो ट्रांजिशन हो रही है विद टेम्परेचर, ठीक है। तो टीजी यहाँ पर हम आए थे, टीजी, और यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ पर क्रिस्टल बन जाता है DTA, ठीक है, क्रिस्टल बन जाएगा। इसको हमने क्या बोला, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। क्रिस्टल इसलिए बन गया क्योंकि
यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर कूल डाउन हुआ वो विस्कस हो गया था, विस्कस होने की वजह से वो हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो हमारे जो मॉलिक्यूल हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ क्या करना शुरू कर देंगे, बॉन्डिंग फॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो उस दौरान हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक होती है ये, ठीक है। जबकि ये क्या थी, एंडोथर्मिक। टीजी कैसे अटेन हुआ, एंडोथर्मिक, इन्होंने टेम्परेचर को गेन किया। और यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, हीट रिलीज होती है। और इसको, इन क्रिस्टल्स को मेल्ट में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको Tm प्रोवाइड करवाना होगा, क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट। फ्री वॉल्यूम थ्योरी आ जाती है हमारे पास। फ्री वॉल्यूम थ्योरी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पर ये डिपेंड करती है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस होते हैं कई बार हमारे मॉलिक्यूल्स में, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होते हैं उसकी वजह से स्पेस खाली रह जाता है, जिसको हम बोलते हैं अनऑक्यूपाइड। और अनऑक्यूपाइड होने की वजह से ये क्या करते हैं, थोड़ा फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है, टोटल वॉल्यूम है हमारे पास, और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है और कितना अनऑक्यूपाई है वो हम देखते हैं। टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू इस तरह से आ गई, 1 - v ऑक्यूपाई बाय v, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का हम क्या देख रहे हैं, ग्राफ देख रहे हैं, Tg। यहाँ पर क्या है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है हमारे पास। तो क्या होता है, मतलब कि जब हमारे पॉलीमर ने ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को अटेन कर लिया था तब वो मेल्ट हो गया था, मतलब कि फ्री वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया। वॉल्यूम बता रहा है आपको, मतलब कि वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, वॉल्यूम इसका बढ़ गया है क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर देना बंद किया तो वॉल्यूम जो है वो ड्रॉप हो गया, पहले यहाँ पर आया, ठीक है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होना शुरू हो गए, फिर यहाँ पर आ गया सी पॉइंट पर, यहाँ पर वो क्रिस्टलाइन बन गए क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए, वेल पैक हो गए, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने क्या बोला, ये चीज़ क्या बता, डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी एट गिवन टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम बता रहा है किसी भी बॉडी का एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, एंड द वॉल्यूम एट एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड फ्री वॉल्यूम। इसको हमने क्या बोला, Vf, फ्री वॉल्यूम इसको हमने बोल दिया, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो पर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिफरेंस बता रहा है कि किस टेम्परेचर पर वॉल्यूम कितना था। तो यहाँ पर विलियम लैंडल एंड फेरी ने इंट्रोड्यूस किया फ्री वॉल्यूम कंसेप्ट को टू एक्सप्लेन मेल्ट बिहेवियर ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। तो उन्होंने मेल्ट बिहेवियर ऑफ पॉलीमर को एक्सप्लेन करने के लिए एक कंसेप्ट बताया कि उन्होंने कहा कि फ्री वॉल्यूम जो है वो विद टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो फ्री वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, क्योंकि फ्रीली मूव करेंगे विद टेम्परेचर हमारे पॉलीमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको फाइनल इक्वेशन बताई है, तो इस तरह से ये शो होती है, ओके, फाइनल इक्वेशन ही बताई है मैंने आपको यहाँ पर। अब बात करते हैं पॉलीमर सॉल्युबिलिटी की। पॉलीमर सॉल्युबिलिटी क्या बताती है कि पॉलीमर किस तरह से मतलब कि डिसॉल्व करता है, वो हुई पॉलीमर सॉल्युबिलिटी। तो ये अपने लाइक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करता है। गुड सॉल्वेंट वो हुए जिनमें ये डिसॉल्व करता है, नॉन सॉल्वेंट हुए जिनमें ये डिसॉल्व नहीं करता है। तो जैसे कि नेचुरल रबर है वो डिसॉल्व करता है स्पॉन्टेनियसली इन बेंजीन बट इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बेंजीन में तो डिसॉल्व कर देता है लेकिन वाटर में नहीं करता, ठीक है। तो ये लाइक डिसॉल्व लाइक, इस तरह का इनमें रिलेशन रहता है। पॉलीमर जो है वो पहले स्वेलअप करता है डिसॉल्व होने से पहले, क्योंकि पॉलीमर बहुत बड़ा है और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पॉलीमर के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाता है। बाद में जब उसमें अंदर सारे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे चले जाएंगे पॉलीमर में, तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, पर पहले वो स्वेलअप होता है। तो ये है पॉलीमर सॉल्युबिलिटी। और फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ पॉलीमर को, वो है नेचर ऑफ पॉलीमर एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो नेचर ऑफ पॉलीमर एंड सॉल्वेंट मतलब कि जिस तरह का हमारा पॉलीमर होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, वो उसी में सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा, ठीक है, दूसरे में वो डिसॉल्व नहीं करेगा। जैसे कि नेचुरल रबर बेंजीन में करता है, वाटर में नहीं डिसॉल्व करता। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलीमर चेन आ गया। जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलीमर चेन पर भी ये डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी ऑफ पॉलीमर। तो डिसॉल्यूशन जब हो रहा होता है, डिसॉल्यूशन जब हो रहा होता है, ठीक है, तब क्या होता है, फ्लेक्सिबल जो चेन होती हैं वो आराम से उसमें क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती हैं। लेकिन पोलैरिटी जिन चेन्स में होगी, पोलैरिटी, ठीक है, पोलैरिटी और क्रॉस लिंकिंग जिन में होगी वो टाइम लेंगे डिसॉल्व होने में।
अब यहाँ पर पोलैरिटी और क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो चेन होती है वो रिजिड हो जाती है, मतलब कि आसानी से मूव नहीं करने देती है वो चेन को, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव नहीं कर पाते। इस वजह से इस टाइप के जो हमारे पॉलीमर होते हैं जिनमें क्रॉस लिंकिंग होती है और पोलैरिटी होती है, उनको डिजॉल्व होने में टाइम लगता है, वो टाइम लेते हैं। जबकि जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ पॉलीमर, क्रिस्टलाइन होंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे मेल्ट होने में। क्रिस्टलाइन जो होंगे हमारे पॉलीमर्स वो ज़्यादा टाइम लेते हैं डिजॉल्व होने में, ठीक है, सॉल्वेंट में। और टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। कुछ पॉलीमर हीटिंग में ज़्यादा हीट होगी तो उसमें डिजॉल्व करेंगे, और कुछ कम हीट में डिजॉल्व करते हैं। तो टेम्परेचर भी डिपेंड करता है पॉलीमर की सॉल्युबिलिटी में। अब सॉल्युबिलिटी पैरामीटर आ जाता है हमारे पास। द सॉल्युबिलिटी पैरामीटर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इंडिकेट्स दैट रिलेटिव सॉल्वेंसी बिहेवियर ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट। रिलेटिव सॉल्वेंसी बिहेवियर बताता है ये किसी भी स्पेसिफिक सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, ठीक है। तो ये बताता है कि इट इज़ यूज टू डिटरमाइन दैट वेदर द सब्सटेंस विल डिजॉल्व इन अदर मटेरियल और नॉट, कि जो हमारा सब्सटेंस है वो डिजॉल्व करेगा किसी दूसरे सॉल्वेंट में या नहीं। तो ये इस तरह से बताता है। तो ये है डेल्टा एच मिक्सिंग, एंथैल्पी मिक्सिंग इज इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या बता रहा है, psi1 psi2 क्या बता रहा है हमारे पास, वॉल्यूम फ्रैक्शन बता रहा है, ठीक है, फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, फ्रैक्शंस बता रहा है सॉल्वेंट और सॉल्यूट की। और यहाँ पर ये क्या बता रहा है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 कोहेसिव एनर्जीज डेंसिटी, ठीक है, मतलब कि सॉल्वेंट में और पॉलीमर में किस तरह की कोहेसिव एनर्जी है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जिसमें ज़्यादा होगी वो ज़्यादा टाइम लेगा डिजॉल्व होने में। तो हमें पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो किस तरह से ये बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वांटिटी कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी है वो है डेल्टा, इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन 2 एज फॉलोज। इसको इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, इस तरह से, ठीक है। चेंज इन वेपराइजेशन एनर्जी और Vm, इस तरह से ये डिफाइन होती है। मैंने आपको बताया है वहाँ पर डिटेल में, आप देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, उस वीडियो में आप देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है क्वांटिटी कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी डेल्टा, ये ही है हमारा सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। तो जब ये दोनों बराबर होंगे, मतलब कि पॉलीमर सॉल्वेंट और जो हमारा पॉलीमर और सॉल्वेंट की जब जो कोहेसिव एनर्जीज होंगी वो एक बराबर होगी, सेम कोहेसिव एनर्जीज होंगी, तो वो एक दूसरे में अच्छे से डिजॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेम ही एनर्जी है तो सेम एनर्जी को वो आराम से वो डिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो पॉलीमर की जो कोहेसिव एनर्जी है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू सॉल्वेंट, तो वहाँ पर वो डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, द सॉल्वेंट विल नॉट डिजॉल्व इन द पॉलीमर। वहीं पे हमारी फ्लोरी-हगिंस थ्योरी आ जाती है। फ्लोरी-हगिंस थ्योरी का मैंने कहा था चेन मॉडल आपने देखना है, तो चेन मॉडल इस तरह से रहता है। यहाँ पर जो हमारे डार्क जो है वो चेन सेगमेंट्स वो बता रहे हैं पॉलीमर को, और ये बता रहे हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को। बाकी मैंने इससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियो अपलोड की है अपने चैनल में, ठीक है, शॉर्ट्स है, वहाँ पर आप देखना, वहाँ पर बताया है मैंने चेन मॉडल, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट्स है। और अगर पूरा देखना है तो पूरी वीडियो भी आप देख सकते हैं, वो भी अपलोडेड है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो पॉलीमर्स वन शॉट। मैंने पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं भी आई है तो मैंने वीडियोस अपलोड करके रखी हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। तो ये एक तरह का आपका क्या था, रिवीजन था। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।